कि ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम पे मुसल्लत किए जाने की कोशिश की जा रही थी बहुत अरसे से। आज से नहीं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। हमारे बादशाह सलामत की कि उन्होंने पाकिस्तान आना था और राह हमवार करनी थी कि इसराइल को कैसे तस्लीम किया जाए, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। वो उन्होंने अपनी तकरीर में बड़े तरीके से बता दिया। ये एक एजेंडा है जिस एजेंडे पे हमने चलना है। ये नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रही है। वजीर आजम बनाने के लिए किस तरह से वो पापड़ बेले जा रहे हैं। जरा खौफ देखें कितना इनके दिलों में बैठा हुआ है। इतना खौफ है कि वो उनका बस नहीं चल रहा था कि पाँव पकड़ने जाके। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं उपकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज सियासतदान एजाज उल हक। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर इस वक्त अदालतों में कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है अवाम इससे बड़ी मायूस है। रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान कहते हैं कि ये अदालतें नहीं, ये जुडिशरी नहीं, ये कत्लगाहें हैं, ये जज नहीं, ये कातिल हैं और ये तैयार किए गए हैं इस काम के लिए। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक माहौल पर? देखिए, ये तो सबको मालूम था, क्योंकि अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में ये कह भी दिया था कि जब तक उनको 110% गारंटीज ना मिले, 100% नहीं 110%, तो वो वापस नहीं आएंगे। जो 4 साल नहीं आए, अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए, उस वक्त नहीं आए जबकि सब वो एक किस्म की वहां से डिक्टेशन दे रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। बात ये देखें, जो समझने की बात ये है कि ये 1988 से खेल तो है चलता आ रहा है इस मुल्क के अंदर। और इसमें जब भी कोई एक फॉल आउट हुआ है तो दूसरे को ऑटोमेटिक एंट्री। जी जी। वो बीच में कॉल आ गई थी, अब मैं क्या करूं, इसका तो ये बड़ा मुश्किल काम है। चलें, मैं ये बता रहा था कि 1988 से ये खेल चलता आ रहा है। जब भी एक हुकूमत फॉल आउट हुई तो दूसरी को चांस मिल गया। अब इसमें मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा बहुत इसमें इमरान खान साहब का भी कसूर था कि एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन मोल ले ली, और दूसरा ये कि उन्होंने उन्हीं की गलतियों की वजह से इन लोगों को मौका मिल गया। सर एक चीज, यानी कि लेकिन एक एक बात सही वो कर गए हैं। नवाज शरीफ साहब की एक में बयान देख रहा था वीडियो, जिसमें वो कहते हैं कि अकबर बुगटी का कत्ल इन लोगों ने करवाया, बेनजीर का कत्ल इन लोगों ने करवाया। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और सिंध में हवाई अड्डे दिए गए जहां से ड्रोन उड़े, वो इन लोगों ने बेचे, पाकिस्तान की सलामती को बेचा। फिर उन्होंने कहा जी 12 मई और लाल मस्जिद जैसे खूनहार यहाँ पर अटैक्स करवाए गए पाकिस्तान में, ये ऑपरेशन किए गए। और नवाज शरीफ ने इस तरह के इल्जाम लगाए और फिर वो सारे इल्जाम माफ हो गए। सर देखिए ना, मैंने आपको बताया ना, जब कोई जगह नहीं छोड़ता, जब मैदान खुला छोड़ देते हैं आप, तो फिर आपको ऐसे ही होता है कि आप 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें खिलाड़ी को लाकर खिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी अब बिल्कुल एक किस्म के स्पेंट फोर्स कह लें, सियासत के अंदर बिल्कुल नामकबूल हो चुके थे। लेकिन पीपल्स पार्टी को उन्होंने फूंक भरने की कोशिश की तो फूंक नहीं भर सके, क्योंकि पंजाब जो है वो लॉन्चिंग पैड है, और पंजाब ही किसी को वेलकम कहता है और पंजाब ही किसी को निकाल देता है। अब एक जलसा करने से तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और जिस तरीके से वो जलसा हुआ, जितना पैसा खर्चा गया, जिस तरह से इश्तिहार दिए गए, तो हैरानी की बात यह है। जी जी। हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से खान साहब ने चलो जो भी किया वो किया, जो गलतियां की वो की, लेकिन सबको एक्सपोज कर गए वो। जैसे ये अदालतें लेट गई हैं, जैसे ये बायोमेट्रिक हो रहे हैं, जैसे ये मतलब कि निगरान हुकूमतें एक्सपोज हो गई हैं, क्योंकि ये तो इनका तो काम था इलेक्शंस करवाना। ये तो अदालतें लगा रहे हैं, केसेस माफ कर रहे हैं, और ये जो नहीं करना चाहिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, क्योंकि उनका काम तो इलेक्शंस करवाना था। ये इलेक्शंस करवाने के अलावा हर काम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अपना अदालतें लगा रहे हैं। जो जो नहीं करने वाले काम वो कर रहे हैं, और जो करने वाला काम है इलेक्शंस करवाना, और 90 दिन तो एक तमाशा बन के रह गया इस मुल्क के अंदर। और ये सारे अदारे आहिस्ता 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 नैब हो गया, हमारी अदालतें हो गई, हमारे नादरा हो गया,
हमारा बायोमेट्रिक हो गया, कि किस तरीके से आप एक शख्स जो कि अभी तक मुजरिम था, उसको आप किस तरह से रिसीव कर रहे हैं और किस तरह से वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर और इलेक्शंस के दौरानिए के अंदर और उस निगरान हुकूमतों के अंदर तो आपको खर्चा करने का, फंड्स देने की इजाजत ही नहीं होती। तो ये किस तरह से अरबों रुपया खर्चा गया और किस तरह से स्टेज से जाया गया, क्या ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं था? तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो है वो अब बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गए इस तमाशे के बाद। अगर एक ही शख्स ने अपने खिलाफ ही लड़ना है इलेक्शन, तो फिर दूसरा तो मैदान में होगा कोई नहीं, तो उनको लड़ने दें, बाकियों के हाथ बांध दें, उनको अंदर कर दें, उनके साथ जो करना है आप कर लें, लेकिन ये तो इस तरह अच्छा मामला चलेंगे। लेकिन इसमें देखें ना, उनकी भी गलतियां थी कि उन्होंने भी फिर एक हद जो थी उसको क्रॉस किया। वो हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी जिस जगह से इन्होंने फायदा उठाया। और अब इन्होंने जो कुछ करना है इस मुल्क के अंदर, जो तमाशा लगेगा, बेचारी कौम और अवाम क्या के। ये शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा बहुत SIFC बन गई, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया, कुछ डॉलर को कंट्रोल कर लिया, वरना अभी तक तो हमारी बैंकरप्सी जो है वो डिक्लेयर हो जानी थी। और फिर कोई बयानिया इनके पास नहीं है, कोई इनके पास बात करने के लिए नहीं है। भाई जो है वो साथ खड़े हुए थे, अपना सुन रहे थे बातें। ये किसी ने नहीं कहा कि 16 महीने में इस मुल्क के साथ जो बर्बादी की है, इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया है, इस मुल्क के अवाम के ऊपर जो जो बोझ डाला गया है, वो किसकी जिम्मेदारी है। और अब लग ये रहा है मुझे, आपके सवाल करने से पहले ही बता दूं कि ये जो 12, 13, 14, 15 पार्टियां इकट्ठी थी, ये अब किसी ना किसी तरीके से अपना अपना हिस्सा लेने के लिए जगह बना लेंगी और इन्हें और हिस्सा। सब इकट्ठे हो जाएंगे। और सर, नवाज शरीफ साहब, आपने पहले भी जिक्र किया कि अपने भाई की गवर्नमेंट में पाकिस्तान नहीं आए। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, उन पर केसेस है, वो अदालती मफरूर थे, उन्हें एक रियासती प्रोटोकॉल दिया गया। गारंटी किसने दी, और इतनी ताकतवर गारंटी थी कि नवाज शरीफ साहब अपनी गवर्नमेंट में नहीं आए मगर उसके बाद आ गए? या ये कोई ट्रैप था कि? देखिए, ट्रैप श्रैप तो कोई नहीं होते इस मुल्क के अंदर, ना ही कोई इतनी किसी में जहानत है कि वो किसी को ट्रैप करे, क्योंकि अगले भी बड़े तरीके से आते हैं। उनको कोई जो पजीराई मिलनी थी वो मिली नहीं है। दो काम इस मुल्क के अंदर होने हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। एक तो हमास ने, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे, उन्होंने एक स्पैनर फेंक दिया, वरना पहले पाकिस्तान ने जो था, जो जिम्मेदारी लगी थी हमारे बादशाह सलामत की, कि उन्होंने पाकिस्तान आना था और राह हमवार करनी थी कि इसराइल को कैसे तस्लीम किया जाए। और उसके बाद हमारे दूसरे जो बरादराना ममालिक हैं, उन्होंने भी फिर इस पे आगे चलना था। दूसरा जो है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, वो उन्होंने अपनी तकरीर में बड़े तरीके से बता दिया कि हमें बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो कश्मीर का मसला उठाना पड़ेगा, और बाकी जो है वो हम हिंदुस्तान के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर बांग्लादेश बांग्लादेश ना बनता तो आज उन्हीं के थ्रू हमें राहदारी मिलती। मकसद ये था कहने का कि अब हमें तो वो राहदारी नहीं मिली, लेकिन हिंदुस्तान को हम वो राहदारी देंगे, वाघा से लेके और तोरखम तक, और उन्हें आगे सेंट्रल एशिया तक देंगे। ये इनका थोड़ा सा सबक पढ़ के आए हैं, ये तोते की तरह इन्होंने रटा हुआ है, और यही इन्होंने करना है यहाँ पे। तो ये किसके माँ पर कर रहे हैं? ये देखे ना, ये तो पूरा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह लें इसको, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह लें इसको। ये एक एजेंडा है जिस एजेंडे पे हमने चलना है, वरना हमें तो $1-1 अरब के लिए हमें नवाज शरीफ, घुटने टेकने पड़ते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रही है? देखिए, इसमें जिसके पीछे जो भी है, लेकिन ये है कि एक्सपोज सारा कुछ हो गया, हर किसी को पता है कि क्या हुआ है। अब आप जैसे लोग बैठकर या टीवी एंकर बैठकर अब वो कोई लिख रहे हैं कॉलम्स में, अभी इलेक्शंस हुए नहीं, इलेक्शंस का जिक्र दूर दूर तक नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ये आने वाले वजीर आजम। यानी ये तो एक अंधे को भी अब पता है कि वजीर आजम बनाने के लिए किस तरह से वो पापड़ बेले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये वजीर आजम बने? कहते हैं ना, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेस। तो एक अल्लाह की जात भी ऊपर बैठी हुई है जो इस पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, और मेरा ख्याल है उसी ने आखिर में आप देखेंगे कि ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे इसराइल जो का। कुछ ये कर रहे हैं। एक जलसा तो कर लिया ना, अब अगला जलसा भी तो करना है।
कितनी इंतजामिया गाड़ियां भरेगी, कितनी इंतजामिया जोर लगाएगी, कितने डीपीओ डीसीओ लिस्टें बनाएंगे। हर बार तो नहीं होगा ये। अगला जलसा ऐलान करें और फिर देख लें किस भाव बिकती है। इसराइल को मानने के लिए किसकी जिद थी कि इसराइल को मानना है, और मानना कौन चाह रहा था? तस्लीम कौन करना चाह रहा था इसराइल को, और कौन करवाना चाह रहा था पाकिस्तान को? देखिए, सारे सारे इस्लामी ममालिक के ऊपर ये प्रेशर था कि ताल्लुकात जो है वो अच्छे किए जाएं। आहिस्ता आहिस्ता यूएई ने तस्लीम कर लिया। कुवैत के अंदर इनका दफ्तर है, कुवैत का मुझे मालूम नहीं, कतर में इनका ट्रेड ऑफिस है, ओमान के साथ इनकी एम्बेसी है, टर्की में इनकी एम्बेसी है। तो बाकी पीछे कौन रह जाता है? देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश तो इतना मैटर नहीं करते जितना पाकिस्तान करता है। तो हर किसी की यही ख्वाहिश है कि अगर तुम लोगों ने सरवाइव करना है तो तुम भाई इस अपने बड़े बाप को की मर्जी के मुताबिक चलो, वरना फिर तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो सर, जो कुछ पाकिस्तानी अदालतों में हो रहा है, ये जो एक तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे पर क्या कहेंगे आप? ये तमाशा खत्म होगा या ये पाकिस्तान की जड़ों को खरीदेगा मज़ीद? नहीं नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ ये सारा कुछ देखते हुए। जितने लोग एक्सपोज हो रहे हैं उतना बेहतर हो रहा है। हर आवाम के, एक रेहड़ी वाले को भी, एक रिक्शे वाले को भी, एक उस जो खेतों में काम कर रहा है किसान, उसको भी अब पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये अच्छा है कि जितना एक्सपोज होंगे उतना बेहतर है, क्योंकि हर तब्दीली से पहले जो है ना वो कपड़े उतरते हैं, और जितने कपड़े ज्यादा उतर जाएंगे उतनी जल्दी तब्दीली आ जाएगी। इमरान खान माइनस हो पाएगा, या इमरान खान को अंदर रखने से अवाम उसे भूल जाएगी? देखिए, ये देखिए, इमरान खान साहब से पहले तो ये पूछा जाए कि आप आज जो अंदर हैं इसकी वजह क्या है? क्यों आपने अपनी हुकूमत, अपनी असम्बलियां तोड़ी मरकज में? फिर आपको कहा गया बार बार कि पंजाब और केपी के दो बड़े सूबे आपके पास हैं, इलेक्शन इन्होंने करवाने नहीं। इनका मूड हमें पता लग रहा था कि क्या मूड है इनका। तो और फिर उन्होंने ये जितना जो कुछ हो रहा है अब मैदान लगा हुआ है। देखें, 88 में बेनजीर आई, वो फॉल आउट हुई तो नवाज शरीफ को लाया गया। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो आने वाले दिनों में फिर वो लेंगे पंगा, मैं कहता हूँ इसको, क्योंकि पंगा लेने की कई लोगों को आदत होती है। तो फिर बेनजीर का रास्ता खुल गया, फिर इनका खुल गया, यहाँ तक कि मुल्क के अंदर 99 में मार्शल लॉ लग गया। और अब वही काम हमारे, ठीक है, अब रजीम चेंज हुआ, बुरा हुआ, साइफर का जो मामला है वो कौम के सामने आ गया है, सही है गलत है, अदालतें फैसला करेंगी। लेकिन ये तो तुले हुए हैं ना कि अब सजा देनी देनी है, तो सजा भी दे के देख ले, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपको लगता है कि ये जो ला रहे हैं, ये ठीक ला रहे हैं, और इमरान खान अगर इनके साथ टक्कर लगा रहे हैं तो वो गलत लगा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का नहीं, ये नजर आया देखें, कि हदूद में रहना। बात यह है कि सियासतदानों से लड़ना चाहिए। वो बहुत अच्छा कर रहे थे, इनको एक्सपोज कर रहे थे, इनकी चोरियों के बारे में, इनकी डकैतियों के बारे में, इनके सर, तमाम मामलात के बारे में वो एक्सपोज, एक्सपोज कर रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हुई पड़ी है। नहीं, वो एक गलत मत्था लगाया ना, नहीं लगाना चाहिए था वो मत्था। मतलब उससे आपको कोई फायदा नहीं, आपको नुकसान ही होना है। देखें, इस मुल्क के अंदर तमाम अदारों को, तमाम जो है ना इकाइयां जो है ना, उनको इकट्ठे होना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो जाएंगे उतना बेहतर है। अगर आप ये वन साइडेड करेंगे कि आप एक ही, वसी तजर्बा है, आपने कभी देखा कि इस मुल्क के अदारे अपनी हदूद में काम रहकर काम कर रहे हैं? देखिए, अब अदारों तो, मैं अदारों के बारे में तो नहीं कहता। मैं तो वो अदारे देख रहा हूँ जो कि अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कुछ तो चले चिलमन के पीछे से काम हो रहा होगा, लेकिन कुछ तो ओपनली कर रहे हैं ना। ये बायोमेट्रिक मैंने करवाया एयरपोर्ट पे जाके, वो वीआईपी प्रोटोकॉल मैंने दिया, वो सलूट जो है वो मैंने मारा जाकर वहां पर। आप किन इंतजामिया का तो ये हालत है कि वो उनका बस नहीं चल रहा था कि पाँव पकड़ने जाके। ये किन खिदमात के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को इतना प्रोटोकॉल दिया गया? ये खिदमात तो उनकी माशाल्लाह 3 मरतबा इस मुल्क के साथ जो कुछ कर गए, और पिछले 16 महीने में जो उनकी टीम ने जो किया, और उनके भाई ने जो किया, और उनके सारे अरस्तुओं ने जो किया, ये, और मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। इनको 1 मरतबा दे दें हुकूमत, और इलेक्शन भी करवाने की जरूरत नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इनको लाकर बैठा दें और इनको एक्सपोज होने दें, क्योंकि जितने ये जहीन है उतना मुझे पता है कितने जहीन है ये, और किस तरह से मुल्क चलाते हैं वो भी मुझे पता है। और ये अगर चला सकते हैं तो मेरा ख्याल है इनके हवाले हुकूमत कर दी जाए। और फिर 6 महीने अगर ये टिक गए
बगैर वो जो मैंने कहा था ना पंगा लिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनाम जो है वो दिया जाएगा। बहरहाल सर, रियासत के अंदर से इस्लामी जमहूरिया है, फलाई रियासत है, यहाँ से बगैर वारंट के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर अचानक वो लोग इंटरव्यूज देते हैं, अचानक वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उन पे ऊपर से गद्दारी के और दीगर तमाम एलिगेशंस वो खत्म कर दिए जाते हैं। ये जो एक मुकद्दस गुस्ल है, इस गुस्ल पर क्या कहेंगे? तो नवाज शरीफ साहब को क्या कौन सा गुस्ल दिया गया? ये मुकद्दस गुस्ल नहीं था, ये तो जमजम से धोकर आए, धुलवा कर अपने आप को आए यहाँ। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या हो सकता है? देखिए ना, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, इन सबको एक्सपोज होने दें, इनको हुकूमत दे दें, इनके हवाले हर चीज कर दें, अदलिया इनके हवाले कर दें, नैब इनके हवाले कर दें, अपने ओपोनेंट जो है उनको, वो तराजू जो है ना, जो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसमें इनको विकटें भी लगा दें और इनको अंपायर भी इनकी मर्जी के खड़े कर दें, और ओपोनेंट टीम भी ना लाएं, एक बॉलर ले आए, वो इनको बॉलिंग कराते रहे जब तक अंपायर उंगली नहीं खड़ी करेगा, ये खेलते रहे चाहे कितनी मरतबा मर्जी वो विकेट गिराता रहे, वो कहेगी जी आउट नहीं हुआ, नॉट आउट। एजाज तो ये चाहते हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, और ये इनके लिए तराजू के दो पलड़े जो हैं वो बराबर हो गए हैं। अब इनकी बातें जो है वो खेल रही हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि पब्लिक के अंदर ये माइनस में जा रहे हैं। जितने मर्जी गैलप के सर्वे करवा लें, जितने मर्जी पैसे खर्च लें, लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। मुझे ये बता दें कि इन्हें गारंटियां कौन देता है? जब बेनज़ीर लाइन से हटती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, नवाज शरीफ को लाया जाता है, वो लाइन से हटते हैं, उन्हें हटाकर इमरान खान को लाया जाता है या जिसको भी। ये लाता कौन है और गारंटियां देता कौन है और इसको हक किसने दिया ये सब करने का? ये राज तो वही बता सकते हैं जो आते रहे और जाते रहे। अब मैं तो नहीं बता सकता कि क्या राज है। ये राज तो उनके सीने में दफन है, और उन्हें मालूम है कि कब वो कार्ड निकालना है और कब उसको खेलना है। और अब 4 साल के बाद ऐसा कार्ड निकाला है जो कि माजी में कहीं भी, कि दुनिया के किसी खित्ते में भी, दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि ये कैसा कार्ड खेला है इन्होंने। तुरुप का पत्ता है या कोई जोकर है जिसको निकाल के जहां मर्जी फिट कर दें। बहरहाल, आप पाकिस्तान से बाहर हैं साहब, मायूस होकर बाहर गए या डर कर? नहीं नहीं, मैं अपना थोड़ा सा, मेरा यहाँ काम था, ना डर के गया हूँ ना मायूस होकर गया हूँ। मायूसी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मायूसी गुनाह है। मुकाबला इंशाल्लाह बड़ा बेहतर तरीके से होगा, अलायंसेस भी बनेंगे। ये हो नहीं सकता, ये देखे ना, एक एक कुदरत है, एक नेचर है। नेचर के खिलाफ तो आप नहीं लड़ सकते। नेचर ये कभी भी नहीं कहेगा कि एक शख्स को ले आए और उसको लाकर वहां बैठा दें और अपनी मर्जी करें। वो कुछ तदबीरें जो हैं वो आसमानों पे भी बनती हैं और वही कामयाब होती हैं। जो जमीन पे तदबीरें बनती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती। फैज़ुल हक साहब, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और एक तजर्बा भी रखते हैं और आपको समझ भी है चीज़ों की। हू वाज़ द क्रिएटर ऑफ नाइन्थ माई? किसने ये किया था और ये इसका स्टेक होल्डर कौन था? देखिए, जिसने भी किया बहुत गलत किया। मतलब जिन्होंने किया, 9 मई वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो कि मैं समझता हूँ कि कोई मुल्क भी, एक आजाद मुल्क जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया जाए, आगे लगाई जाए। जिसने भी वो किया, अदालतें लगेंगी, सजाएं होंगी, पता लग जाएगा कि किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन बड़ा अफसोसनाक है जो भी हुआ। मैंने उसे कंडेम भी किया था, मैं अब भी कंडेम करता हूँ, आइंदा भी कंडेम करता रहूंगा। मैं नहीं समझता कि ये चीज ऐसी है जिसको बर्दाश्त किया जाए। सर, आखिर में मुझे ये बता दें, साइफर केस में इमरान खान साहब को फर्द जुर्म आयद की गई, वो हाई कोर्ट में उसकी अपील दर्ज की गई और उसके बाद वो केस समाअत के लिए भी लगा और फिर लिस्टें वो कैंसिल कर दी गई और अदालती अमले को भी नहीं पता क्यों कैंसिल कर दी गई। तो आपको लगता है कि जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है इस वक्त और अच्छी खासी हो रही है? नहीं नहीं, वो तो जिस किस्म के फैसले, जिस किस्म के प्रोटोकॉल अदालतों के अंदर लोगों को मिल रहे हैं, वो तो सब कुछ नजर आ रहा है। जिस तरह से अदारे जाके माफिया मांग रहे हैं जी कि हमने तो, आप अगर इनको बेल कैंसिल भी कर देंगे तो हमने इनको नहीं गिरफ्तार करना। जरा खौफ देखें कितना इनके दिलों में बैठा हुआ है। इतना खौफ है कि कांपे टांग रही हैं इनकी। तो इस निज़ाम अदल पर क्या कहेंगे फिर आप? इस निज़ाम अदल पे मुझसे ज्यादा
उनको कहना चाहिए जो इसका झंडा उठाकर लाइव शो करवा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं लोगों को, जो फैसले अपने जो हैं वो दुनिया को दिखा रहे हैं। और पहले तो टिकर चला करते थे, अब तो लाइव शो चलते हैं। अगर अपने आप को, अपना ही इदारा खुद को ठीक करना ना चाहे तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और इन अदारों का ये जो भी किरदार है, सियासत में जितनी भी इंटरफेरेंस है, ये किसी सूरत जस्टिफाइएबल है? देखिए, हर हर चीज को अपने अपने दायरे के अंदर काम करना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ ना, जो जो भी अपने इख्तियारात से तजावज करेगा तो वो हर किसी को मालूम हो जाएगा। अब आज हर किसी को पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किधर खड़ा हुआ है। यहाँ तक के आने वाले वजीर आजम का पता लग गया। हम तो 88 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं भाई, हर इलेक्शन लड़ा है। हमें तो नहीं पता होता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमें तो ये भी नहीं पता होता था कि आइंदा वजीर आजम कौन बनेगा। हाँ, ये पता था कि दो जमातें इनमें से जो जीतेगी उसमें से वजीर आजम बनेगा। अब तो हमें पहले से ही पता है। इलेक्शन अभी हुए नहीं है, इलेक्शन का भी पता नहीं है। 90 दिन कई मरतबा गुजर चुके हैं और अब वो केस लग चुका है। उस केस का क्या फैसला होगा? जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे। पहले से ही हमें मालूम है कि कौन बाख्तियार होगा और कौन बेख्तियार होगा। आखिर में मुझे ये बता दें, एक उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि नवाज शरीफ साहब शायद कोई इसराइल और कश्मीर के मामलात में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें कोई बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। क्या इस तरह की कोई चीजें हैं जिसका उन्हें समर मिल रहा है? देखिए, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम पे मुसल्लत किए जाने की कोशिश की जा रही थी बहुत अरसे से। आज से नहीं, जनरल मुशर्रफ के ज़माने से ये चीज़ें हो रही थी। इसराइल के जो लोग थे वो हमारे वज़ीर ख़ारजा को तुर्की में मिल रहे थे। उसके बाद पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने भी हिंदुस्तान के साथ रीजनल कनेक्टिविटी की बात की और फिर उसको यूट्यूब से हटा दिया। मौजूदा सूरत हाल में देखिए, ये दो दो तो हमें पता ही है कि एजेंडे के क्या आइटम है। एक इसराइल है और दूसरा हिंदुस्तान है। अब नवाज ये देखना है कि नवाज शरीफ इसके स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में। जो भी स्टेक होल्डर होगा, जो भी वादे वईद करके आया होगा, ये थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। ये कौन सी बात छुपी रहनी है? और आपको लगता है कि अगर इस एजेंडे के साथ एक इंसान आता है और उसे प्रोटोकॉल देकर आप प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत कहीं पर बाकी रह पाएगी, वो कंप्रोमाइज नहीं होगी? ये अब आप अपनी खुद मुख्तारी को तो खुद देख लें, कितने खुद मुख्तार हैं आप। किस तरह से ऐलान हो रहे हैं, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरह से सूबाई हुकूमतें जो है वो बैठकर अदालतें लगाकर केसेस माफ कर रही हैं। बाकी जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह, बाकी अदालतें जो रह गई हैं, एक आधा जज है जो कि अपने असूलों पे खड़ा हुआ है। बाकी तो सब मुझे नहीं मालूम कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।